हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 4 में हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आती हैं। आर्टिकल है हमारी फ्रॉम 36 to 51। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल थे 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 36 to 51 DPSP। आर्टिकल्स ध्यान रखिएगा, इनके सीधा सीधा आर्टिकल्स भी पूछ ले जाते हैं। तो हम प्रोसीड करते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वही पार्ट 3 है, आर्टिकल 36 to 51 है। इरिश मतलब आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को नॉवल फीचर्स कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स कंटेन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारे जो संविधान की फिलॉसफी है और जो आत्मा है वो कौन कौन है? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें भी ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है, स्टार्टिंग के स्लाइड में बस मैं पढ़ रही हूँ कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, ओके। फीचर्स क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ये हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो होती हैं क्या होती हैं? वो वाले आइडियाज़ हैं जो जो हमारी स्टेट होती है उसको लॉ बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी पॉलिसीज़ है, या फिर लॉज बनाते वक्त वो वाले आइडियाज़ जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि जब वो लॉ बनाती है तो कुछ पर्टिकुलर आइडिया होते हैं ना उसके दिमाग में कि भाई इन बेसिक जो चीज़ें हैं ये वाली हमारी मतलब सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, या फिर अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए पर्टिकुलर कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ लॉज होते हैं। तो वो सारे आइडियाज़ कहाँ हैं? वो सारे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं गवर्नमेंट के पास? वो आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के। आइडियाज़ दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड इलेक्टिंग लॉज। ओके, जो टर्म स्टेट है यहाँ पे वो वाली टर्म जो वही सेम टर्म है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में टर्म स्टेट यूज़ हुई थी। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 के अंदर मैंने बताया था, आर्टिकल 12 के अंदर मैंने बताया था कि स्टेट टर्म के अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ आती है। वही वाली बॉडीज़ जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आएंगी जहाँ जहाँ टर्म जो है स्टेट यूज़ होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दी गई थी। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सारे जो इंडिया के एक्ट थे ना आज़ादी से पहले, ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप उनमें पढ़ लीजिएगा। बस याद रखिएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये। इनके जो वो हैं क्या कहते हैं, एम क्या है इसका? जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चारों वर्ड हमारी प्रेम्बल में भी थे और हमारी जो DPSPs हैं उनका भी एम यही है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बेसिकली इनका जो एम है, जो मोटिव है, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी प्रमोट करना, कंट्री में बनाना उसको। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये जो फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ जाती हैं क्वेश्चन में, 2-3 स्टेटमेंट लिख के दे देंगे, फिर बोल देंगे कि फीचर्स हैं कौन कौन से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का। फंडामेंटल इन गवर्नेंस कि जो हमारी गवर्नेंस है, शासन है की प्रक्रिया है, उसको चलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं ये। helps the court in determining the constitutional validity of the law। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के को जानने में काम आता है कि भाई कोई पर्टिकुलर लॉ अगर सरकार ने बनाया है तो वो हमारे संविधान के हिसाब से है या नहीं है, वो फंडामेंटल राइट जो उनके बेसिस पे डिसाइड करती हैं। ऐसे ही DPSPs भी हेल्प करती हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर कानून बना है, कोई लॉ बना है, वो संविधान के हिसाब से बना है या नहीं बना है, क्योंकि ये भी संविधान का ही हिस्सा है ना। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। हालांकि हमारे संविधान ने जो है अपनी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है उसको क्लासीफाई नहीं किया, उसको किसी भी पार्ट में नहीं बांटा है। पर ये जो
ठीक है, लिखा भी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन डजंट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन 3 टाइप की फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताऊंगी वो संविधान के हिसाब से नहीं है, वो लोगों ने वैसे ही बांट दिया है। ठीक है, स्कॉलर्स जो थे उन्होंने अपने सुविधा के लिए इनको बांट दिया ताकि याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है, समझने में आसानी हो जाए। संविधान ने नहीं बांटा है, संविधान के हिसाब से कोई क्लासिफिकेशन नहीं है हमारा। एक आती हैं सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमारे जो वो इसका जो काम होता है आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म वगैरह क्या होता है कि जहाँ पे वैसे मैंने प्राइमल वेल चैप्टर में बताया था हर एक वर्ड का मीनिंग, पर यहाँ बता देती हूँ। सोशलिज्म का मीनिंग होता है कि जहाँ पे हमारे जो वो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट ओन करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी जो आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो देख लीजिएगा। ये से फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मोटा मोटा याद रखनी ही पड़ेंगी, इनमें ऐसा समझाने का नहीं है। जहाँ समझाने का पार्ट होगा मैं खुद बता दूंगी। पर यहाँ पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कौन कौन सी आती हैं, आर्टिकल 38 वाली, आर्टिकल 39 वाली, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और है आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 47। ये हमारी सोशलिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनमें समझाने का नहीं है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको क्रैम करनी ही पड़ेंगी, आपको याद करनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। ठीक है, वैसे मोटा मोटा बता देती हूँ, आप भी पूरा याद मत रखिए पर मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए कि आर्टिकल 38 के अंदर क्या आता है, पीपल का वेलफेयर आता है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस। जस्टिस 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और जो इनइक्वालिटीज़ है हमारी इनकम को लेके, स्टेटस को लेके, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर उनको कम करना। ठीक है, आर्टिकल 38 में क्या आता है, पीपल के वेलफेयर को प्रमोट करना। और पीपल का वेलफेयर कैसे प्रमोट होगा, जब उनको जस्टिस मिलेगा, जब उनकी जो इनइक्वालिटी है चाहे वो इनकम को लेके हो, स्टेटस को लेके हो, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके हो, वो कम हो जाएंगी। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये तो कॉमन सेंस है कि वेलफेयर ऑफ पीपल ऐसे ही हो पाएगा। फिर आर्टिकल 30 हमारी ये वाली कौन सी है, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के अंडर कौन कौन सी फंडामेंटल वो सॉरी DPSPs आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें 5-6 हैं, याद रखिएगा। एडिक्वेट मीन्स ऑफ, अब इनको याद ही करना पड़ेगा, मैं तो रटने क्योंकि तो समझाने का है नहीं। राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, याद रखिएगा ये। आर्टिकल 39 के अंडर क्या आता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। आर्टिकल 41 के अंडर आता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। आर्टिकल 42 के अंदर आती हैं हमारी जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क, कि हमारी जो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ की जो कंडीशंस है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो भी सही होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम काम कर सकें, क्योंकि गंदा पड़ा है या फिर कोई सहूलियत नहीं प्रोवाइड की हुई। ठीक है, मेटर्निटी रिलीफ, सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर। ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इनमें ऐसा समझाने का नहीं है, ये आपको थोड़ा रटने वाला पार्ट है ये। आर्टिकल 43A की हमारी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, देखिए याद रखिएगा 43 जो थी वो थी सिक्योर ए लिविंग वेज, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्कर्स की 43 और 43A जो है दोनों वर्कर्स को लेके है। ठीक है, थोड़ा ऐसे याद रख लीजिएगा। 43 में ये है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स के लिए है, और 47 में है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये हमारी सोशलिस्ट आ जाती हैं। फिर अब हमारी आती हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स की, जो हमारी गांधी जी थी, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजीज़ पे जो बेस्ड है, वो वाली जो गांधीयन प्रिंसिपल्स होती हैं गांधी जी की आइडियोलॉजी पे। देखो गांधी जी का सबको पता है क्या क्या था उनका। बेसिकली गांधी जो थे वो बनाना चाहते थे राम राज्य। बेसिकली गांधी जी जो है विलेज कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करते थे कि इंडिया जो है इंडिया लाई इन इट्स विलेजेस। तो गांधी जी का बेसिकली मोटा मोटा ये था कि विलेज से रिलेटेड जो भी काम होंगे, तो जैसे विलेज पंचायत हो गई, उनको प्रमोट करना, उनको ऑर्गेनाइज कराना, गांधी जी वाली थोड़ी जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, विलेज पंचायत वाला काम हो गया। फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आ गई, ये भी गांव के लेवल पे ही होती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आ गई। फिर हमारी आ गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना जो है, आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43 में हमारी कॉटेज इंडस्ट्री वाली आ गई। आर्टिकल 40 में हमारी आ गई विलेज पंचायत वाली। ठीक है, ये एंड आर्टिकल 46 क्या आ गया,
एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एस सी एस टी एंड अदर वीकर सेक्शंस, कि भाई वीकर सेक्शंस को लेके भी बहुत काम करते थे। उनका एक जर्नल भी आता था हरिजन, जो इसी को लेके था, अवेयरनेस ऑफ ज़्यादा था वीकर सेक्शन को लेके। और गांधी जी जो हैं वो हमारी जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे लिकर हो गई हमारी, उनके खिलाफ भी काफ़ी थे, ड्रग्स के खिलाफ काफ़ी थे। तो ऑब्वियस सी बात है DPSPs में ये आएंगे, टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। मतलब जो जितना सादा जीवन हो सकता है ना, उतना सादा जीवन हम कैसे जी सकते हैं, वो गांधी जी से हमें सीखना चाहिए। और वही आइडियोलॉजीज़ जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, कि विलेज पंचायत वाली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाली, अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर ये कंजप्शन, टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। वहीं पशुओं को लेके भी बहुत वो थे, वो काफ़ी मतलब काइंड हार्टेड थे। तो टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव्स एंड द मिल्क एंड रॉट एनिमल्स एंड टू इम्प्रूव देयर मीट्स। मिल्क एनिमल्स मतलब वो जो दूध देने वाले पशु होते हैं, तो अपने काउस के स्लॉटर्स को बंद करना, या फिर वो वाले जो दूध देने वाले और दूसरे पशु उनके स्लॉटर को भी बंद करना, वो आते हैं अंडर आर्टिकल 48। ठीक है, गांधी जी वाली फिर भी थोड़ी इजी जल्दी याद हो जाएंगी इनके आर्टिकल्स, एंड थोड़ा मोटा मोटा होना याद होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर कौन सी DPSP आती हैं। थर्ड हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो है अपनी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के, जो लिबरल पॉलिसीज़ जो प्रमोट करते हैं, लिबरलिज्म पे के आइडियाज़ जो हैं वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो क्या है लिबरलिज्म का आइडियाज़? टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कितना पंगा रहता है। वो आता है आर्टिकल 44 के अंदर। आर्टिकल 45 के अंदर आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। आर्टिकल 45। आर्टिकल 48 के अंडर आता है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48A के अंदर आता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ठीक है, सारी तो याद करने की जरूरत नहीं है, पर मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिएगा। फिर हमारी आर्टिकल 49 के अंडर आती हैं अपनी मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना, वही जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट वाली होती हैं। एंड आर्टिकल 50 के अंडर आता है सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि भाई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का अलग अलग, मतलब वो किसी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 51 के अंडर आता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो याद रखिएगा, ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है 3 टाइप की हमारी DPSP। संविधान में कहीं भी इनका क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है, ये सिर्फ स्कॉलर्स ने या फिर लोगों ने किया हुआ है अपने सुविधा के लिए। ठीक है, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हो गए एक, तो इसमें कौन कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आती हैं ये याद होनी चाहिए उनके आर्टिकल के साथ। एक हमारी गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड हैं। एक हमारी हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, जो हमारी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, और DPSP इसका आर्टिकल है आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये हैं कि कुछ हमारी जो DPSPs हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो संविधान में संशोधन करके ऐड हुई हैं। तो कौन कौन सी ऐड हुई हैं एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से में 4 हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुई थी, जो थी एक तो आर्टिकल 39 वाला ऐड हुआ था, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी आर्टिकल 38 ओके, और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया था। मतलब जो हमने अपना वो पढ़ा था ना फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, वही वाला जो है हमारा आर्टिकल 45 के अंडर ऐड कर दिया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया था। यहाँ लिखा भी हुआ है चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 and made elementary education a fundamental right under article 21A। एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ये पंचायती राज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का तो बाद में ऐड हुई थी। आर्टिकल 43B, ठीक है, 2011 में ऐड हुई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके। ठीक है, ये हमने टाइप्स पढ़ लिए। फिर कुछ कुछ फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमारे ओरिजिनल जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 तब नहीं थी। कुछ कुछ हमारी टाइम टू टाइम संविधान में अमेंडमेंट करके संविधान में संशोधन करके ऐड की हुई है, उनकी लिस्ट है। ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस उनके फीचर्स याद रखिएगा।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहे, स्टार्टिंग से ही चलता रहे, कि अगर हमारा कि अगर कहीं ऐसा बात आ गया कि हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों में से किसी एक को लागू करना हो, किसी एक को लेके लॉ बनाना हो, तो किसको हम लागू करेंगे, ठीक है, किसका जो लॉ है, किसको लेके जो कानून है वो प्रिवेल करेगा। तो वो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिए अपने। एक हमारा चंपाकम दराई-रजन केस था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिवेल करेंगे, कि जो अहमियत है वो फंडामेंटल राइट्स को दी जाएगी। ठीक है, कहीं कि भाई कहीं अगर ऐसी बात आ गई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, कि अगर फंडामेंटल राइट्स और हमारी डीपीएसपीस को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ मतभेद हुए ना, तो फंडामेंटल राइट्स को अहमियत दी जाएगी हमारी। फिर एक गोलकनाथ केस था। ये केस वैसे आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, पर एक दो इंपॉर्टेंट केस याद रखिएगा, जैसे गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि अगर हमें अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कराना है, उनको लागू करना है, तो हम अपने मौलिक अधिकार में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार चेंज नहीं कर सकते डीपीएसपीस को लागू कराने के लिए, कि फंडामेंटल राइट को हम नहीं छीन सकते किसी भी इंसान के अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू कराने के लिए। याद रखिएगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे बेसिक फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वहीं डीपीएसपी जो है वो बेसिक फीचर नहीं है। बेसिक फीचर है तो इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स को ही दी जाएगी, क्योंकि किसी भी हालत में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करना है। पार्लियामेंट चाहे कोई भी लॉ बनाए, उसको लॉ बनाते को ये ध्यान रखना है कि हमारे जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो वाले जो फीचर हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वहीं डीपीएसपी नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ठीक है, फिर पार्लियामेंट ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में बोल दिया था कि किसी भी इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं छीने जाएंगे, उनको उनमें अमेंड नहीं किया जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करवाने के लिए। फिर पार्लियामेंट ने जो है संविधान में संशोधन किए थे इस गोलकनाथ केस के बाद, 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या कहा था पार्लियामेंट ने कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई जो है किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हैं, फिर अमेंड कर सकते हैं उनको, अगर हमें डीपीएसपीस को लागू करवाना है तो, कि भाई पार्लियामेंट हैज पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग से ही कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ेगा एक फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी के बीच में। ठीक है, तो ये बस हिस्ट्री है कि कौन से वाले केस में क्या कहा था। प्रेजेंट कंडीशन अभी लास्ट में मैं बताऊंगी। वैसे गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस को बेसिकली बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं मिनेर्वा मिल केस। 1980 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, कि हमारा जो संविधान है उसमें जो है बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे। जो संविधान जिस आधार पे टिका हुआ है ना, हमारा संविधान जिस आधार पे टिका हुआ है, वहाँ पे बैलेंस है हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस का, कि भाई एक ऐसा नहीं है कि एक फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करवाने के लिए हम डीपीएसपीस को इग्नोर कर दें, या डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर कर दें। एक बैलेंस पे टिका हुआ है हमारा संविधान, संतुलित तरीके से टिका हुआ है। ठीक है, अब हम प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं
प्रेजेंट कंडीशन ये है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अब क्या है हमारी फिलहाल की परिस्थिति कि भाई फंडामेंटल राइट्स एंजॉय सुप्रीमेसी ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऊपर हैं, वो सर्वोपरि हैं डीपीएसपी पे। कहीं कि भाई अगर कहीं ऐसी बात आए कि हमें दो सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में से एक को चुनना है तो हम जो है वो सुप्रीमेसी देंगे, वो अहमियत हम फंडामेंटल राइट्स को ही देंगे। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं हो जाता कि हमारी जो डीपीएसपीज हैं वो कम इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। डीपीएसपीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी कि फंडामेंटल राइट्स हैं। पर हाँ, कभी कभी सिचुएशन आ जाए, ऐसे हालात आ जाए कि इन दोनों में से किसी एक को सुप्रीम करना पड़े या फिर किसी एक को अहमियत देनी पड़े तो हम फंडामेंटल राइट्स को देंगे। ठीक है, कि लिखा हुआ है दिस डजंट मीन दैट द डीपीएसपीज कांट बी इम्प्लीमेंटेड, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग directive principles so long as the amendment does not damage or destroy the basic structure of the constitution। ठीक है, कि भाई पार्लियामेंट जो है वो अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स इनमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती है डीपीएसपीज को लागू करने के लिए, डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। हाँ, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किए जाएंगे, जो अमेंडमेंट्स किए जाएंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज ना करें, वो वैसा का वैसा रहे। ठीक है, बस ये है सुप्रीमेसी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को दी जाएगी अगर हालात ऐसे आ जाते हैं। पर हाँ, कभी कभी अगर ये हो कि भाई डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी ही हो जाए तो फिर हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं, पर वो जो चेंजेस हैं वो हमारे जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय ना करें, उसको को ख़त्म ना करें। ठीक है, ये है प्रेजेंट कंडीशन। अब हम देखते हैं कि हमारे जो डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स हैं क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादातर नेगेटिव है क्योंकि वो स्टेट को जो है वो प्रोहिबिट करते हैं, एक रोक लगाते हैं स्टेट पे कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, और ये पॉजिटिव होते हैं हमारे डीपीएसपीस कि भाई ये अलाउ करते हैं स्टेट को कि तुम ये काम कर सकते हो। दे आर जस्टिसेबल एंड दे आर लीगली इन्फोर्सेबल इन केस ऑफ वायलेशन, की बारे अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेट होता है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कल वाली क्लास में पढ़ा था रिट पिटीशन के थ्रू। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, हमारी डीपीएसपीस नॉन जस्टिसेबल है कि भाई अगर इनका कोई वो वायलेशन होता है ना, उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट हम जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, नारा लेके नहीं खड़े हो जाएंगे कि हमारे डीपीएसपीज लागू नहीं हुए हैं। ठीक है, ये नॉन जस्टिसेबल है, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। वहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए होते हैं, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए। दे हैव लीगल सेक्शंस, दे हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस कि भाई लीगल सैंक्शन दिए कि लीगैलिटी ऑफ लॉ चेक करते हैं ये। ठीक है, हम लीगल तरीके से उनको जो है वो लीगल तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ये है मॉरल पॉलिटिकल सेक्शंस कि भाई ये बेसिकली मोरालिटी पे टिके हुए हैं हमारी। और पॉलिटिकल सैंक्शंस का मतलब ये कि हमारे जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उनको भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं ये। ठीक है, कि हमारे जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ वगैरह जो होती हैं वो इनको नज़र में देख के बनती हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, वही हमारी डीपीएसपी जो है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। कि भी ऑफ कोर्स ही बात है, फंडामेंटल राइट्स यूजुअली एक पर्टिकुलर ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स किसके लिए थे, कोई एग्रीड पर्सन, कोई विक्टिम, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए थे। यहाँ पे पर डीपीएसपी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है ना उसके वेलफेयर के लिए होते हैं। द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। कि भाई अगर हमारा कोई भी लॉ, कोई भी कानून संविधान ने स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर हमारी संसद हो वो बनाती है और अगर वो संविधान फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है ना, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, तो हमारी जो कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, वो उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक करार कर सकती है और इनवैलिड की भाई खारिज भी कर सकती है। वहीं अगर हमारी जो ऐसा कुछ बात आई कि अगर हमारा जो लॉ है, हमारा कोई कानून है, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहा है, उनके खिलाफ है थोड़ा, तो हमारे कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर लॉ को असंवैधानिक जो है वो करार कर दे। ठीक है,
The court can't declare a law violative of directive principles of state policies as unconstitutional. कि भाई फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है एक पर्टिकुलर लॉ के द्वारा, तो हमारा जो कोर्ट के पास हक होता है कि उस पर्टिकुलर कानून को असंवैधानिक जो है करार कर सकती है। वहीं अगर हमारे किसी भी डीपीएसपीस का उल्लंघन होता है तो कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर लॉ को असंवैधानिक करार नहीं कर सकती, ठीक है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई लॉ की ज़रूरत नहीं होती, ये तो अपने आप ही इन्फोर्स हो जाते हैं कि भाई किसी ज़रूरी नहीं है कि सरकार या फिर पार्लियामेंट जो है कानून बनाएगी, उस कानून के तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स वो होंगे इम्प्लीमेंट होंगे, लागू होंगे। नहीं, संविधान में लिख दिए इसका मतलब ये है कि ये सीधे के सीधे लागू हैं, किसी लॉ की ज़रूरत नहीं है, सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स पर्सन को अपने आप मिल जाते हैं। वहीं अगर हमें किसी भी डीपीएसपी को लागू कराना है ना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जो हमारा कानून है, लॉ है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है ये, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज का हमारा डीपीएसपीस का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। डीपीएसपीस पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51। बेसिक डिफरेंस क्या है पहले तो ये देखिएगा फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपीस में, और कौन कौन सी डीपीएसपी सोशलिस्ट है, कौन से गांधीयन है, कौन से लिबरल है, उनका आर्टिकल और उनका जो डीपीएसपी का स्टेटमेंट है वो याद रखिएगा। क्योंकि कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि गांधीयन कौन सी है। गांधीयन तो फिर भी याद है, विलेजेस को लेके हो गई, कॉटेज इंडस्ट्रीज को लेके हो गई, काउस को लेके हो गई, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के प्रोहिबिशन को लेके हो गई, ये हमारी गांधी जी वाली हैं। हाँ, इनके आर्टिकल्स याद रखिएगा, ठीक है। फिर सोशलिस्ट एंड लिबरल भी याद रखिएगा। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। बाय।